हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आपके हाल चाल बहुत 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 ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो पहला सेशन हमारा सक्सेसफुल खत्म हो गया और पहले सेशन के अंदर हमने 4 टॉपिक के क्वेश्चंस करे थे। और वो चारों टॉपिक क्या थे आपको भी पता है। रेशियो प्रपोर्शन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा और एक ब्लड रिलेशन। ये 4 टॉपिक के क्वेश्चंस करे थे दोस्तों। और आज के सेशन में हम क्या कवर करने वाले हैं वो टॉपिक्स भी बताऊंगा। और हमने साथ में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को एक एक्स्ट्रा में रखा है ताकि हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सके, ताकि हमारे जो सेशंस हैं वो अच्छे तरीके से बाइंड अप हो सके। अच्छा दोस्तों, जब मैंने इसकी जो प्रीमियर बनाया था तो मैंने आपको बताया था सेशन नंबर 3 में सेशन 1 और सेशन 2 के क्वेश्चंस होंगे। आज के सेशन में भी 40 क्वेश्चंस होने वाले हैं, 40 क्वेश्चंस टोटल है। और नेक्स्ट जो सेशन होगा सेशन नंबर 3, उसके मैं 2 पार्ट रिलीज करूंगा। एक पार्ट तो मैं आपको रिकॉर्डेड मोड पे दूंगा और एक पार्ट में मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा। एक पार्ट में रिकॉर्डेड मोड का मतलब ये हो गया कि एक पार्ट में 50 क्वेश्चन कराऊंगा, जो सारे जितने भी हमने टॉपिक पढ़े उसके 50 क्वेश्चन होंगे। और जो रिकॉर्डेड हमारा सेशन चलेगा वो ऐसे ही चलेगा, रिकॉर्डेड मोड पे आपको मिल जाएगा। और जो लाइव सेशन होगा वो जो सेम टाइमिंग आपसे हुई है डिस्कस, उसी टाइमिंग पे होगा, माने मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 5 PM पे। ठीक है ना। तो आज के सेशन में हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले ये सेशन नंबर 2 है और इस सेशन नंबर 2 के अंदर हम टॉपिक कवर करने वाले हैं बेसिकली ये 5 टॉपिक। इन 5 टॉपिक की बात करें दोस्तों, तो इन 5 टॉपिक के अंदर इंडिसेस हमारे लिए एक न्यू टॉपिक है जिसके हम क्वेश्चंस तो कर चुके हैं, हम पढ़ाई तो कर चुके हैं, लेकिन आज इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। टाइम वैल्यू क्वेश्चंस हम पहले भी कर चुके हैं और मैं एक कोशिश करूंगा कि हर सेशन के अंदर टाइम वैल्यू को मतलब थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी के मिलते रहें, ताकि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सके। जितनी ज्यादा आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, माने ये देखेंगे ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो उतने ही ज्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है दोस्तों। शुभांशी शर्मा, गुड हेलो सर। दिविशा सिन्हा, गुड इवनिंग बेटा। सृष्टि शुक्ला, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सबसे पहले वीडियो को लाइक करिएगा, उसके बाद वीडियो को देखना शुरू करिएगा। तो दोस्तों, 2 सेशंस तो 2 चैप्टर टॉपिक तो ये हो गए। तीसरा टॉपिक लॉगरिथम, हालांकि फर्स्ट एंड थर्ड टॉपिक आपका जो है वो चैप्टर नंबर फर्स्ट का ही पार्ट है। तो कुल मिला के आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो पूरी तरीके से बाइंड अप हो जाएगा दोस्तों। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? प्लीज। तो दो आज के सेशन में 3 टॉपिक ये हो गए। चौथा, ब्लड रिलेशन की जगह इस बार लॉजिकल रीजनिंग का हमने एक टॉपिक रखा है जिसका नाम है डायरेक्शन टेस्ट। और इसके बाद मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करेंगे, जो कि स्टैटिस्टिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पेपर के अंदर आपको इसमें से टॉपिक वाइज बता देता हूं। इंडिसेस में 3 से 4 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में 10 से 12 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। लॉगरिथम में आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। डायरेक्शन टेस्ट में आपको 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने वाले हैं। अगर हम आउट ऑफ 100 मार्क्स की बात करें तो 3 और 10 13, 3 16, 3 19 और 5 14 में, और कहें मैक्सिमम 4 और 12 16 20 24 और 36, 24 से 30 नंबर की तैयारी हम लोग करने वाले हैं। आज के सेशन में हम 24 से 30 नंबर की तैयारी करने वाले हैं। जिस मतलब इसमें वो क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जिसके बिहाफ पे आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है ना। तो दोस्तों जरा देखते हैं, आज हम बात करते हैं, थोड़ा सा पानी पी ले। तो दोस्तों आज के सेशन को शुरू करते हैं सेशन को। और हमारा सेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वो कह रहा है इफ अ वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज x इज 23। हालांकि देखिए आपको देख क्या रखा है, वेरिएंस गिवन है। ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं, ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन आपके में कंबाइंड चैप्टर है, तो बिल्कुल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हम ये क्वेश्चन को लिख सकते हैं, मान लेते हैं आ गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। ठीक है ना। तो आपको एक रैंडम वेरिएबल का
जो वेरिएंस है वो कितना गिवन है 23, माने स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर को हम वेरिएंस बोलते हैं। हमने ये कह दिया ये 23 गिवन है। देन वो पूछ रहा है व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ 2x प्लस 10, इसका वेरिएंस क्या होगा। सबसे पहले हम बात करें तो वेरिएंस जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर होता है दोस्तों। वेरिएंस जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या होता है, होल स्क्वायर। अच्छा अगर मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, डिस्पर्जन है। और डिस्पर्जन पे कभी कोई ओरिजिन का फर्क नहीं पड़ता, माने कोई भी क्वांटिटी प्लस कर ले कोई भी क्वांटिटी माइनस कर ले, स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन डेविएशन या रेंज या क्वार्टाइल डेविएशन, किसी भी डिस्पर्जन पे ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ स्केल का फर्क पड़ता है। ओरिजिन का मतलब होता है दोस्तों प्लस या और माइनस, और स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो अगर हम बात करें तो इस प्लस 10 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ किसका फर्क पड़ेगा, माने स्केल का माने इंटू 2 का फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो वो क्या होगा, मान लेते हैं अगर ये y है, ये पूरी वैल्यू y है, तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। लेकिन हमें चाहिए दोस्तों वेरिएंस, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए वेरिएंस। तो याद रखिएगा, देखिए इस क्वेश्चन में मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, 23 इंटू 4 कर देते हैं, जबकि वो 23 इंटू 2 कर देते हैं 46, जबकि वो बिल्कुल गलत है। आप क्या करेंगे, अगर आपको वेरिएंस निकालना है तो आप बोथ साइड स्क्वायरिंग करिए, तो क्या मिलेगा, वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल्स टू 4 इंटू वेरिएंस ऑफ x। वेरिएंस ऑफ x कितना है 23, माने 4 इंटू 23 कितना आ गया 92। तो आंसर इसका हुआ डी, इसका आंसर क्या हुआ डी। बहुत सारे बच्चे इसमें एक गलती करके आते हैं कि 2 इंटू 23 कर देते हैं, जबकि 2 इंटू 23 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन पे स्केल का फर्क पड़ता है, तो वेरिएंस पे स्केल के स्क्वायर का फर्क पड़ेगा। स्टैंडर्ड, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन पे स्केल का फर्क पड़ता है, तो वेरिएंस पे स्केल के स्क्वायर का फर्क पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब आप ये देखिए, इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चन देखना पड़े, ठीक है ना। ये तो इमेज शायद गायब है इसकी, ये इमेज गायब हो गई है इसकी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वो कह रहा है जयराज स्टार्टेड फ्रॉम हर हाउस, वॉक 20 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। माने ये एक डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। ये किसका क्वेश्चन है, डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है। कह रहा है जयराज स्टार्टेड फ्रॉम हर हाउस, मान लेते हैं इसका कहीं यहाँ हाउस है, ये यहां से स्टार्ट करा और कहां करा, फ्रॉम हर हाउस वॉकड 20 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, यहां पे 20 किलोमीटर ये नॉर्थ की तरफ चला, ठीक। नाउ ही टुक अ राइट। अब मैंने आपको बताया था, अगर आपको नहीं पता मैं फिर बता देता हूं, याद रखिएगा हमेशा, राइट प्लस राइट बराबर क्या होता है, डाउनवर्ड्स होता है। लेफ्ट प्लस लेफ्ट बराबर क्या होता है, हमेशा डाउनवर्ड्स होता है। माने सेम हैंड में जब भी कभी आप मूव करेंगे तो आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, और अगर आप अपोजिट हैंड में मूव करेंगे तो आप हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा ये याद रखिएगा कि अपवर्ड में अगर राइट लेना है, इसका मतलब आपको एक्चुअल में राइट ही लेना है, और अपवर्ड में अगर आपको लेफ्ट लेना है तो एक्चुअल में आपको लेफ्ट ही लेना है। अगर आपको डाउनवर्ड के साथ राइट लेना पड़ जाए तो इसका मतलब आपको एक्चुअल में लेफ्ट लेना है, और डाउनवर्ड के साथ अगर आपको लेफ्ट लेना पड़ जाए तो एक्चुअल में आपको राइट लेना है। ये बेसिक फंडामेंटल इसके रूल्स है। रूल्स क्या मतलब, सिंपल सी बात है, आप कभी प्रैक्टिकली करके देखेंगे तब भी यही आएगा। अब ये कह रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में हम गए, अपवर्ड के बाद उसने क्या किया, ही टुक राइट, तो एक्चुअल में हमें राइट जाना है, एंड ही टुक अ राइट टर्न एंड मूव 2 किलोमीटर, यहां से 2 किलोमीटर थोड़ा सा चला, 2 किलोमीटर, ठीक। अगेन ही टुक राइट टर्न, अब देखिए राइट प्लस राइट हमेशा क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, एंड वॉक फॉर 10 किलोमीटर, ये आधी डिस्टेंस यहां पे आ गया 10 किलोमीटर। वो कह रहा है इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग, तो बताइए किस डायरेक्शन में जा रहा है। सर ये कहां जा रहा है, साउथ की डायरेक्शन में जा रहा है, तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये शायद इसकी इमेजेस गायब हो गई है, ये इसकी इमेजेस गायब हो गई हैं, ऐसा इसलिए हो रहा है जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। इसकी कुछ इमेजेस देखता हूं, एक मिनट और भी देखते हैं आगे। इमेजेस गायब है इसकी, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए जो इमेजेस गायब है ना, एक्चुअली में वो लॉग के क्वेश्चन है बेटा, लॉग और इंडाइसिस के क्वेश्चन है। एक बार मैं कंफर्म करा लेता हूं टीम से कि ऐसा क्यों हुआ,
एक बार 1 मिनट का समय दीजिए। शिवम सर, शिवम सर, शिवम सर प्लीज आएंगे आप? शिवम सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिवम सर को भेज दीजिएगा प्लीज, टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, शिवम सर को भेजेगा। टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 1 सेकेंड होल्ड करिएगा। बच्चों इसमें ना थोड़ा सा पीडीएफ कन्वर्जन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। अभी टीम से मेरी बात हुई है, तो पीडीएफ कन्वर्जन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। इस चक्कर में ऐसा हुआ है कि यहाँ पे इमेजेस नहीं आ रही है। ये जो आप इमेजेस देख रहे हैं ना, ये ब्लैंक इमेजेस नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इसकी जो बचे हुए क्वेश्चंस है उसको मैं रिकॉर्ड करके आपके सेशन पे, इस क्लास पे मतलब चैनल पे डाल दूंगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। चलिए फिलहाल जो बचे हुए क्वेश्चंस है जो विजिबल है हम उनको कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है सर कि द एवरेज वेट ऑफ 4 men इज इंक्रीज बाय 3 किलोग्राम when a man with weight of 120 किलोग्राम is replaced by another man, then the weight of the new man is। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपका अर्थमेटिक मीन का। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं तो वर्बली बता सकता हूँ इसका आंसर कितना आएगा, लेकिन आपको कैसे सीखना, पहले तो आप इसको प्रैक्टिकली समझिए, उसके बाद मैं आपको उसका वर्बली रीजन बताऊंगा। जरा ध्यान से समझिए। द एवरेज वेट ऑफ 4 men इज इंक्रीज बाय 3 किलोग्राम। माने अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ पर्सन अगर हम माने 4 है, ठीक है ना, तो इनका पहले जो एवरेज था, ओल्ड एवरेज, वो मान लेते हैं x किलोग्राम का था। कितने का था? x किलोग्राम का था। अच्छा, तो जरा अब ये कह रहा है कि नंबर ऑफ पर्सन सेम रहे, नंबर ऑफ पर्सन सेम रहे 4, बट न्यू एवरेज जो हो गया वो कितना किलोग्राम इंक्रीज कर गया? 3 किलोग्राम इंक्रीज कर गया, माने x प्लस 3 किलोग्राम हो गया। हमने कहा ठीक। बोले ये ऐसा कब हुआ? व्हेन अ मैन विद 120 किलोग्राम, माने एक आदमी था, यहां पे एक आदमी था, इसका वेट था 120 किलोग्राम, ठीक है ना। इज रिप्लेस बाय अनदर मैन, इसको रिप्लेस कर दिया गया एक दूसरे मैन से जिसका वेट आपको पता नहीं। तो कह रहा है बताइए इस पर्सन का वेट क्या है। आपसे एवरेज नहीं पूछ रहा है, आपसे कह रहा है इस पर्सन का वेट क्या है ये बताइए। अब अगर मैं आपसे एक जनरल सी बात पूछूं, बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा। यहां पे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या होगा? सम ऑफ 4 पर्सन क्या होगा? भाई सम इज ऑलवेज इक्वल टू, अर्थमेटिक मीन क्या होता है? हमेशा एक ही फंडे पे काम करता है, किस पे? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस पे। और सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन किसके बराबर होता है बेटा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बराबर होता है अर्थमेटिक मीन इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की। तो अर्थमेटिक मीन है 4 और अर्थ सॉरी नंबर ऑफ पर्सन है 4, अर्थमेटिक मीन है x, तो ये हो जाएगा 4x किलोग्राम। और यहां पे सम ऑफ 4 पर्सन कितना होगा? 4x प्लस 12 किलोग्राम, यही तो होगा 4x प्लस 12 किलोग्राम। बात समझ में आ गई? अच्छा, जो अगर हम बात करें तो
इन दोनों को रिप्लेस कीजिएगा। पहले हम इन दोनों के डिफरेंस की बात करें। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 12 किलोग्राम। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 12 किलोग्राम। माने पहले वेट उसका था 120, तो नए वाले पर्सन का वेट कितना होना चाहिए? 132। माने टोटल 12 किलोग्राम की तो कमी आनी चाहिए ना। 12 किलोग्राम वेट क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। तो पहले अगर पर्सन 120 किलोग्राम था, तो अब पर्सन कितने का होगा? 132 किलोग्राम का होगा। 120 तो रहना ही चाहिए, 120 तो रहना ही चाहिए। 12 किलोग्राम का क्या हो गया? आपकी सम क्या हो गई? वैल्यू बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? उस थर्ड पर्सन की वजह से। माने उसका वेट 120 प्लस 12 कितना होगा? 132 किलोग्राम होगा। कितना होगा? 132 किलोग्राम होगा। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी इमेज गायब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पीस ऑफ प्रॉपर्टी which would be valued at rupees 10 lakh or 2 lakh at the end of 2 years? अच्छा, what is the net present value? माने आज की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। A piece of property which would be valued at rupees 2 lakh at the end of 2 year, माने 2 साल बाद उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी होगी? 2 लाख रुपए होगी। जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है? एनुअल का ग्रोथ रेट कितना चल रहा है? ये चल रहा है 5% का। माने ये जो 2 लाख रुपए है, ये आपके अमाउंट हो गया। ये हो गया आपका टाइम पीरियड। और आपसे ये कह रहा है एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5% का। माने आई हो गया आपका 0.05। अब आपसे कह रहा है, देखिए और बहुत ध्यान समझिएगा, अब यहां पे आपके पास दो पॉसिबिलिटी। क्वेश्चन में कहीं गिवन ए वर्ड कंपाउंडेड नहीं। क्या आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल प्रिंसिपल चेंज हो रहा है? नहीं। माने ये क्वेश्चन किसका है? ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। ये किसका क्वेश्चन है? सिंपल इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट में ए बराबर क्या होता है? पी 1 प्लस आर टी अपॉन 100 होता है। ये कितना है? 2 लाख बराबर पी हमें पता नहीं, 1 प्लस आर टी। आर माने 0.05 इंटू टी माने 2। 5 इंटू 2 10 अपॉन 100 का मतलब 0.1। ठीक है ना? 1.1 से आप इसे डिवाइड कर दीजिए। 1.1 से डिवाइड कर दीजिए तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 1.1, ये आ गया 1.81 लाख। आंसर हो गया ए। आंसर क्या हो गया दोस्तों? ए हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर ये इमेज गायब है, इसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। ये कौन से क्वेश्चन है मैं बता देता हूं। ये लॉगरिथम, आइदर लॉगरिथम के क्वेश्चन है और या फिर कहेंगे इंडाइसिस के क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें पावर्स का दिक्कत होती है, उसे टाइप करना इम्पॉसिबल होता है यहाँ पे। ठीक है ना? तो उसको इमेजेस की फॉर्म में हमने लगाया था, लेकिन चांस की बात है वो क्वेश्चन नहीं हो पाए। पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद शायद तो थोड़ी सी दिक्कत हुई फॉर्मेशन में। लेकिन आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ये एग्जैक्टली जो इमेजेस के क्वेश्चन है आपको नेक्स्ट पीरियड से पहले पहले, नेक्स्ट सेशन से पहले पहले आपको रिकॉर्डेड वे में ये मिल जाएंगे। 100% श्योर इस बात के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा था एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज ऑफ अ क्लास इज इक्वल टू 14 ईयर्स। When the age of a class teacher is included, the average becomes 15 years or the average increase by 1 year. Find the age of the class teacher. बस यही पूछ रहा है आपसे। सेम क्वेश्चन है अर्थमेटिक मीन का। किसका क्वेश्चन है ये? अर्थमेटिक मीन का। और अर्थमेटिक मीन के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा याद रखिएगा अर्थमेटिक मीन किस पे बेस्ड है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन पे। तो आपको मेन क्या फाइंड करना है? सम फाइंड करना है। सबसे पहला आपका दिमाग जाना चाहिए कि किसी तरीके से इसमें सम के बारे में हमें जानकारी मिले, तब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज इन द क्लास इज इक्वल टू 14 ईयर्स। तो सम ऑफ 30 बॉयज कितना हो जाएगा? 420 ईयर्स। अच्छा, आफ्टर इंक्लूडिंग अ टीचर, माने अब पर्सन हो गए 31, द एवरेज बिकम्स 15 ईयर्स। तो सम ऑफ 31 पर्सन कितना हो जाएगा? 15 इंटू 31। 15 इंटू 31, 15 तिया 45, ये हो गया 465 साल। अब ये जो दोनों का डिफरेंस आ रहा है, ये किसकी वजह से आ रहा है? उस टीचर की वजह से आ रहा है। उस टीचर की वजह से आ रहा है। तो टीचर की एज कितनी होगी? 45 इयर्स। आंसर खत्म सर, आंसर खत्म। बिल्कुल ठीक जवाब अश्विन जी, बिल्कुल ठीक जवाब। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर इमेज है। ये क्वेश्चन तो मुझे याद भी है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, चाहे तो आप कहते हैं तो। इफ m इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ
1/1 प्लस log n टू द बेस m प्लस 1/, नहीं कुछ और है, कुछ और होगा ये क्वेश्चन, मुझे याद नहीं, छोड़ दीजिए इसको, मैं फालतू में क्वेश्चन गलत लिख दूं, क्या फायदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ₹8,000 at 10% per annum interest compounded half yearly will become at the end of 1 year। एक साल बाद का अमाउंट पूछ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब हर 6 महीने बाद प्रिंसिपल चेंज होगा, हर 6 महीने बाद प्रिंसिपल चेंज होगा, तो एक साल में कितनी बार चेंज होगा, 2 बार चेंज होगा। अच्छा, पूरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%, तो 6 महीने में इंटरेस्ट कितना लगेगा, 10/2 माने 5/100 माने 5%। तो इसमें a इज इक्वल्स टू 8,000 और 1 प्लस 10/200 की पावर 2, बस खत्म। इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लीजिए, जल्दी से आंसर बताइए क्या होना चाहिए, 10 डिवाइड बाय 200 प्लस 1 इंटू दबाकर इक्वल इंटू 8,000, ये हो गया 8,820, आंसर हो गया बी। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये फिर इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मीन सैलरी फॉर अ ग्रुप ऑफ 40 फीमेल वर्कर्स इज ₹52,000 per month and that a group for of 60 female person is ₹68,000। what is the combined mean? तो पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ मेल्स निकालेंगे, फिर सम ऑफ फीमेल्स निकालेंगे, सम ऑफ मेल्स निकालेंगे, फिर सम ऑफ फीमेल्स निकालेंगे। सम ऑफ मेल्स कितना होगा, नंबर ऑफ पर्सन इंटू अर्थमेटिक मीन, माने 40 इंटू 52,000। सम ऑफ फीमेल कितना होगा, नंबर ऑफ पर्सन इंटू अर्थमेटिक मीन, माने 60 इंटू 68,000। टोटल सम कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहां सम ऑफ टोटल निकल जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए, 40 प्लस 60 दैट इज इक्वल टू 100। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ टोटल को नंबर ऑफ टोटल से डिवाइड कर देंगे तो आंसर निकल आएगा। जरा फटाफट करते हैं, तो 40 इंटू 52,000 मेमोरी प्लस 60 इंटू 68,000 मेमोरी प्लस और एमआरसी कर देंगे, ये आ गया डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया 61,600, आंसर हो गया सी। आंसर हो गया दोस्तों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये फिर एक इमेज है, ये भी एक इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ पर्सन वांट्स टू लीज आउट अ मशीन कॉस्टिंग ₹5 lakh for a 10-year period. It has a fixed rental of 51,272 per annum, payable annually starting from the end of the first period. Starting from the period, starting from the period माने ये एन्युटी ड्यू का केस है। स्टार्टिंग फ्रॉम द पीरियड का मतलब क्या हो गया, ये एन्युटी ड्यू का केस है, ये रेगुलर एन्युटी नहीं है, ये एन्युटी ड्यू का केस है। ठीक है ना, suppose the rate of interest is 10% per annum compounded annually on which money can be invested to whom this agreement is favorable। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस एन्युटी की 10 साल की क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है ना, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ए बराबर क्या होगा, आर ए सब एन एट द रेट ऑफ आई, और जो निकल के आएगा उसकी 1 प्लस आई से भी इंटू करनी होगी। ये बात तो तय हो चुकी थी भाई, रेगुलर एन्युटी में ए की वैल्यू जो भी निकल के आती है उसकी 1 प्लस आई से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एन्युटी ड्यू में कन्वर्ट होती है, तो मैंने डायरेक्ट 1 प्लस आई के मल्टीप्लाई में लिख दिया। तो यहाँ पे ए बराबर आर, एन्युटी कितने की हमारी 51,272 माने 51,272, ए सब एन कितने पीरियड के लिए, 10 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% 0.1, और ये आ जाएगा 1.1। बस अब सबसे पहला काम होगा ए सब 10 एट द रेट ऑफ 0.1 की वैल्यू निकालने का, मतलब 1 माइनस 1.1 की होल पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाय 0.1। ठीक है ना, ये जीपी किससे आता है मैंने आपको बताया भी था, फिर दोबारा देख लीजिए, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.1, ये 1 डिवाइड बाय का मतलब क्या कर लिया मैंने, 1.1 की होल पावर माइनस 10 को 1/1.1 की होल पावर 10 लिख लिया। तो 1 डिवाइड की वैल्यू निकाली, ये वैल्यू निकाला है, अब इसकी पावर 10 निकालना है, इंटू दबाकर 2 3 4 5 और इंटू दबाकर इक्वल 10 निकल आया। फिर क्या करना है, -1, फिर क्या करना है, डिवाइड बाय 0.1,
और जो निकल के आएगा 51,272 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो निकल के आएगा उसकी 1.1 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। यह आ गया 3,46,548 ये वैल्यू निकल आई। माने आज की डेट में अगर 3,46,548 रुपए का लोन लेता तो उसको ये 51,272 रुपए की किस्त देनी पड़ती, 51,272 की किस्त देनी पड़ती। माने इसके हिसाब से क्या होगा, जो लीज पे ले रहा है उसके हिसाब से इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 3,46,548, जबकि मशीन की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 5 लाख रुपए। माने जो लीज पे मशीन को ले रहा है वो उसके लिए क्या है, एक फेवर कर रही है। भाई 5 लाख की चीज वो देखा जाए 3,46,000 में बरत रहा है, तो क्या है, ये एक लेसर के लिए क्या होगी, फेवरेबल होगी, लेसी के लिए फेवरेबल नहीं होगी। तो इट इज फेवरेबल टू लेसर, फेवरेबल ऑफ लेसर। जो इसे लीज पे लेगा उसके लिए फेवरेबल होगी, जो इसे लीज पे देगा उसके लिए ये फेवरेबल नहीं होगी। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी एक इमेज है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एक इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज ₹21। ओके, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5 देन फाइंड द प्रिंसिपल। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले होगा क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। भाई टोटल कितना देना है उसमें से कितना दिया था, उनके बीच का गैप ही तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो पी तो कॉमन ले लिया, 1+i⁴n -1 माइनस ऐसा आई का मतलब PRT/100 होता है, तो पी कॉमन ले चुके। कुल मिला के ये क्या बन गया, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपका एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया। हालांकि मेरे जितने भी पेड स्टूडेंट हैं उन सबको पता होगा मैंने कोई फॉर्मूला याद नहीं कराया आपको, कोई भी फॉर्मूला याद नहीं कराया, कोई भी शॉर्ट ट्रिक याद नहीं कराई है, आपकी सारी चीजें टिप्स पे है। ठीक है ना? चलिए, जो पेड स्टूडेंट नहीं है बिल्कुल घबराइए नहीं, मैं आपका एक एक कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर करते हुए चल रहा हूं। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट कितना रखा है, 21 रुपीज। ये 21 प्रिंसिपल हमें पता नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% और टाइम कितना है 2 साल। तो 1.05 की होल पावर 2 -1 और 5 × 2/100। अब आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है और 21 रुपए के डिवाइड में डाल देनी है, बस और कुछ नहीं करना है। तो 1.05 इंटू दबाकर इक्वल -1 और ये कितना है 0.1 माइनस 0.1, ये आ गया 0.0025। तो 21 रुपए डिवाइडेड बाय 0.0025, ये आ गया 8,400। आंसर हो गया ए, आंसर हो गया ए। बात समझ में आ गई दोस्तों? चल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी। अच्छा जी, परपेचुटी का मतलब, परपेचुटी हमेशा इनफाइनाइट पीरियड के लिए दी जाती है। जैसे सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी पॉसिबल होता है ना, वैसे ही सम ऑफ इनफाइनाइट इन्वेस्टमेंट, वो सम ऑफ इनफाइनाइट प्रेजेंट वैल्यू भी पॉसिबल है, फ्यूचर वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सम ऑफ जीपी इनफाइनाइट तब पॉसिबल होता है जब आर की वैल्यू माने द कॉमन रेशियो बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, तभी पॉसिबल होता है। तो ऐसा कब होता है, प्रेजेंट वैल्यू के केस में। प्रेजेंट वैल्यू के केस में हमेशा क्या होता है, जो रेशियो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो नेगेटिव पावर में जाता है। इसका मतलब वहां पे आर की वैल्यू 1 से छोटी होती है। ठीक है ना? तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी के लिए हमेशा वैल्यू क्या होती है, a/1 - r। बिल्कुल सेम वे में, बिल्कुल सेम वे में यहां पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी किसके बराबर होती है, r डिवाइडेड बाय i। किसके बराबर होती है, r डिवाइडेड बाय i। ये रेगुलर परपेचुटी की बात कर रहा हूं। अगर ये स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड होगा तो हमेशा याद रखिएगा जो भी वैल्यू निकल के आएगी, अगर a की वैल्यू निकालनी है तो आपको 1+i से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और r की वैल्यू निकालनी है तो आपको जो भी r निकल के आएगा उसे 1+i से डिवाइड करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? अब वो कह रहा है डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी, माने आपसे ये इस a की वैल्यू पूछ रहा है, ऑफ ₹50,000 पर मंथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर annum। पहले ध्यान से, ये ₹50,000 पर मंथ है, पर मंथ है, तो पूरे साल में कितना होगा, तो 50,000 इंटू 12 करेंगे, ये निकल के आएगा 6 लाख। ये कितना निकल के आएगा, 6 लाख रुपए। तो यहां पे आर की वैल्यू कितनी हो गई, 6 लाख रुपए।
A is equals to 6 लाख डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%, 0.12, ठीक है ना। तो उसको डिवाइड कर लीजिए, 6 लाख डिवाइडेड बाय 0.12 कितना आ गया, 3 2 5, 50 लाख। आंसर हो गया बी। आंसर क्या हो गया दोस्तों, बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट 10 हैव फेल्ड इन देयर एंड देयर एवरेज मार्क्स इज 2.5। 10 बच्चे फेल हो गए, उनके एवरेज मार्क्स क्या है 2.5 है। 50 बच्चों की क्लास है, 50 स्टूडेंट्स है, इसमें से 10 बच्चे जो है वो फेल है, फेल, ठीक है ना। और 40 बच्चे क्या हो गए, वो पास हो गए। ये पास हो गए, ठीक। इनका एवरेज मार्क्स कितना है 2.5। द टोटल मार्क्स सिक्योर्ड बाय द इंटायर क्लास इज 281। टोटल मार्क्स आपको दे रखा है कितना 281। द एवरेज मार्क्स हु हैव पास्ड, तो इनका एवरेज मार्क्स पूछ रहा है आपसे क्या होगा, ठीक है ना। इसका एवरेज मार्क्स पूछ रहा है आपसे क्या होगा। अब जरा देखिए, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये अर्थमेटिक मीन, तो सम कितना होगा 10 इंटू 2.5 25, ठीक है ना। इसका अर्थमेटिक मीन पता नहीं, एक्स मान लिया, तो इसका सम कितना होगा, सम ऑफ 40 स्टूडेंट 40x। और यहां तो टोटल सम पता ही है, तो इन दोनों का सम इस 281 के बराबर होगा। तो 40x प्लस 25 इज इक्वल टू 281। तो x बराबर कितना हो जाएगा 281 माइनस 25 अपॉन 40। बस आपको क्या पूछ रहा है, अर्थमेटिक मीन ऑफ पास स्टूडेंट पूछ रहा है, वही निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा 281 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 40, 6.4। सी इज द आंसर। बिल्कुल ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो कह रहा है फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 ऑन विच द इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली एट 5% पर एनम। अब देखिए, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो हमें ये जो 10,000 इसने दे रखा है इसकी जरूरत है ही नहीं। भाई इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, इन टोटलिटी व्हाट शुड यू पे, आप टोटल में कितना पे कर रहे हैं, दैट इज नोन टू बी द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। चाहे हम देखिए, जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो ₹1 पे करते हैं, चाहे ₹1 पे करें, चाहे ₹100 पे करें, चाहे 10,000 पे करें, चाहे 10 करोड़ पे करें, कैलकुलेशन हमेशा परसेंटेज पे ही आपकी मूव करेगी। तो इफेक्टिव का मतलब होता है इन टोटलिटी व्हाट शुड यू पे। तो हमें इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में चाहे प्रिंसिपल दे या ना दे, हमें कोई फर्क पड़ता नहीं। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, प्रिंसिपल की वैल्यू हमेशा हमेशा ₹1 लेके चलते हैं। चाहे जो ₹1 में चेंजेस आएंगे वो 10,000 में भी चेंजेस वैसे ही आएंगे। बात समझ में आ गई। इसमें होता है बेटा जी 1 प्लस आई की होल पावर n माइनस 1 और इंटू 100। और n हमेशा कितना लिया जाता है, ऑलवेज टेकन एज 1 ईयर। n हमेशा कितना लिया जाएगा 1 ईयर लिया जाता है, ठीक है ना। अब आपसे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, दैट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 5% और पेबल क्या है हाफ वैल्यू, तो 1 प्लस 5 अपॉन 200 और एक साल में कितने हाफ ईयर 2 माइनस 1 और इंटू 100। देखिए यहां पे 1 का मतलब n की वैल्यू 1 नहीं लेनी है, n एक साल के बराबर लेना है। तो एक साल में कितने हाफ ईयर आते हैं 2, इसलिए पावर क्या आई 2, इसलिए रेट को क्या कर दिया डिवाइड बाय 2 कर दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये 5 डिवाइड बाय 200 प्लस 1 इंटू दबाकर इक्वल माइनस 1 और इंटू 100। ये आ गया 5.0625 इज द आंसर, इज द आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रॉम हिज हाउस आदित्य वेंट 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ये क्वेश्चन एक डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है। फ्रॉम हिज हाउस आदित्य वेंट 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ 15 किलोमीटर चला, ये हाउस हो गया, और ये 15 किलोमीटर चल गया, ठीक। देन ही टर्न वेस्ट, वेस्ट का मतलब आपको सीधे सीधे लेफ्ट लेने के लिए कह रहा है, एंड कवर 10 किलोमीटर, और यहां पे इसने 10 किलोमीटर का मूवमेंट करा, ठीक।
अच्छा, इसके बाद देन ही टर्न साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, फाइनली टर्न टू द ईस्ट एंड ही कवर्ड 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का मतलब यहां आके खड़ा हो जाएगा। ठीक, वो कह रहा है इन विच डायरेक्शन ही इज ही फ्रॉम हिज हाउस, ये अपनी किस डायरेक्शन में इस समय, हाउस से किस डायरेक्शन में, सर नॉर्थ की डायरेक्शन में है, अपने हाउस से किस डायरेक्शन में, नॉर्थ की डायरेक्शन में, और जा कहां रहा है, ये ईस्ट की तरफ जा रहा है। अपने हाउस से किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ की डायरेक्शन में, और जा कहां रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर एक ये इमेज आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां कुछ इमेज होगी, पता नहीं क्या गिवन है, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है what will be the population after 3 years when present population is 25,000 and the population increases at the rate of 3% in 1 year, at 4% in the second year and 5% in the third year। और ये याद रखिएगा, पॉपुलेशन का क्वेश्चन कभी भी सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं होता। पॉपुलेशन हमेशा पिछले साल के कंपैरिजन में देखी जाती है, माने हर साल प्रिंसिपल क्या होगा, चेंज होगा। हर साल प्रिंसिपल क्या होगा, चेंज होगा। इसलिए पॉपुलेशन के क्वेश्चन को कभी भी, चाहे गिवन हो या ना हो, पॉपुलेशन के क्वेश्चन को हमेशा हमेशा कंपाउंड के रेस्पेक्ट में ही देखा जाता है। ठीक है ना। तो अब ये आपसे कह रहा है कि पहले साल जो थी वो पॉपुलेशन की ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 25,000 रुपीज, 25 यानी 25,000 पॉपुलेशन थी। ठीक है ना। पहले साल कितना इंक्रीज किया, 3%। तो आप तो ये कैलकुलेटर पे भी निकाल सकते हैं, 1 + 3/100, या सीधे सीधे 25,000 का 103% निकाल लीजिए। जो निकल के आया उसका 104% निकाल लीजिए, जो निकल के आया उसका 105% निकाल लीजिए। खत्म, खत्म हो गया। और क्या करना है, तो निकाल लीजिए जरा कैलकुलेटर पे, क्या हो जाएगा ये, 25,000 का 103% का 104% का 105%, 26,250। कुछ गड़बड़ हो गई क्या, दोबारा देख लेते हैं। 25,000 का 103%, 104%, 105%, 28,119। आंसर इज ए। 28,119 क्या हो गया, आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वार्टाइल्स कैन बी डिटरमाइन ग्राफिकली बाय यूजिंग, सर ओजाइव। क्वार्टाइल किसके बिहाफ पे, जितनी भी पार्टीशन वैल्यूज है, जितनी भी पार्टीशन वैल्यू है, चाहे वो मीडियन हो, क्वार्टाइल हो, डेसाइल हो, परसेंटाइल हो, ऑक्टाइल हो, पेंटाइल हो, कुछ भी हो, हेक्साटाइल हो, कुछ भी हो, सभी पार्टीशन वैल्यू को आप किससे निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बिहाफ पे। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बिहाफ पे कौन सा ग्राफ बनाया जाता है, सर ओजाइव बनाया जाता है। हिस्टोग्राम के थ्रू आप मॉड निकालते हैं। मीन को किसी भी ग्राफ से नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि वो एक मैथमेटिकल एवरेज है। मीडियन एक पोजिशनल एवरेज है और मॉड एक फ्रीक्वेंटली एवरेज है। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ स्कूटर इज ₹7,290 इफ इट्स वैल्यू डिक्रीजेस एवरी ईयर। आगे इसका क्वेश्चन अधूरा है, इसको छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके ऑप्शन गायब है, इसके ऑप्शन हम बनाएंगे नहीं, हम इसका सीधी सी आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन कह रहा था एवरेज डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स इन अ फैक्ट्री एक्स एंड वाई आर रेस्पेक्टिवली ₹300 एंड ₹150। एक्स और वाई दो टाइप के वर्कर्स हैं, इनका एवरेज है ₹300 और इनका एवरेज है ₹150। ये एवरेज है। ठीक, अब वो कह रहा है if average wage of 30 workers of the factory A and B together is ₹200, माने इनका कंबाइन एवरेज आपको दे रखा है ₹200। ठीक है ना। वो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स फैक्ट्री एक्स एंड वाई, माने वो सॉरी ए एंड बी नहीं होगा, यहाँ पे एक्स एंड वाई होगा बेटा। तो वो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री एक्स एंड वाई, माने एक्स में कितने वर्कर होंगे, वाई में कितने वर्कर होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्लास में भी कराया है मैंने, फिर आपको बता देता हूं। यहां आपको कंबाइन एवरेज गिवन है, यहां आपको कंबाइन एवरेज गिवन है और एक सेपरेट एवरेज गिवन है, माने ये एवरेज ऑफ एक्स है, ये एवरेज ऑफ वाई है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए
एक्स और वाई में कितने मेंबर्स होंगे। मैंने पहली बात आपको बताई थी, ये जो कंबाइन एवरेज होना चाहिए, ये हमेशा इन दोनों के बीच की कोई एक वैल्यू होनी चाहिए। 300 और 150 के बीच में कहीं 200 आता है, बिल्कुल ठीक, मैंने बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 100, क्या x, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 50, क्या y, ये दोनों बराबर हो गए। रीजन भी आपको पता है, कंबाइंड एवरेज से अगर निकालेंगे तो 200 बराबर क्या होगा, मान लीजिए नंबर ऑफ वर्कर्स ये होगा x, ये वाले y, तो ये हो जाएगा 300x प्लस 150y अपॉन x प्लस y। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट निकल के आएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूं x अपॉन y, तो ये कितना हो गया, 50 अपॉन 100, माने कितना आ गया, 1:2। रेशियो कितना होगा, 1:2। अब इसमें कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ द फैक्ट्री एक्स एंड वाई, लेकिन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स आपको गिवन नहीं है, यहाँ टोटल नंबर ऑफ वर्कर आपको गिवन नहीं है, तो ये क्वेश्चन ऐसे तो नहीं हो पाएगा। इफ द एवरेज एज ऑफ 30 वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री ए एंड बी, ये कुछ गड़बड़ है। 30 वर्कर, हाँ ये लिखा है, टोटल वर्कर कितने हैं, 30, माने अगर मैं x की वैल्यू निकालू, x की परसेंटेज निकालूंगा तो कितना आएगा, x की परसेंटेज आएगी 1/3 इंटू 100%। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ वर्कर्स इन x निकालू तो कितना होगा, 1/3 इंटू टोटल वर्कर कितने, 30, माने 10 वर्कर तो होंगे x के और 20 वर्कर होंगे y के। 10 वर्कर तो होंगे x के और 20 वर्कर होंगे y के। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन, अरे वाह, अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का किससे कोई लेना देना नहीं होता, हमेशा प्रिंसिपल से कोई लेना देना नहीं होता, हमेशा प्रिंसिपल से कोई लेना देना नहीं होता। कहता है अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल, यस, इससे कोई लेना देना नहीं है। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, अरे क्यों नहीं है भाई, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए निकालते हैं। एंड नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड, माने पेबल हाफ ईयरली है, पेबल क्वार्टरली है, पेबल मंथली है, क्या है। एंड नन ऑफ दिस की बात छोड़ देंगे तो आंसर क्या हो गया इसका, ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है राज मूव्ड 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, राज जो है वो 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला, ठीक, ये राज भाई है, यहां से चलना शुरू हुआ 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ। नाउ ही टुक अ टर्न राइट, तो अपवर्ड पे क्या होगा, राइट होगा, एंड मूव 20 किलोमीटर, है भैया बहुत दूर चला गया है, तो 20 किलोमीटर, ठीक है ना। अगेन टुक टुवर्ड एंड मूव 5 किलोमीटर, और यहां से आने के बाद ये 5 किलोमीटर नीचे आ गया यहां पे, ठीक, ठीक है ना। फ्रॉम द ओरिजिनल पोजिशन ही इज इन विच डायरेक्शन, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से किस डायरेक्शन में, जरा ध्यान दीजिए, ये किस डायरेक्शन होगी, ये होगा नॉर्थ, ये होगा साउथ, ये होगा ईस्ट, ये होगा वेस्ट। तो देखा जाए ये किस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट के बीच की डायरेक्शन में कहीं होगा। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, जय इज गोइंग टूवर्ड्स, ये क्वेश्चन शायद हम कर चुके हैं, हाँ ये कर चुके हैं हम क्वेश्चन, नहीं ये क्लॉकवाइज वाला है, अलग है क्वेश्चन। जय इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ अप टू 5 किलोमीटर, यहां से 5 किलोमीटर चला, कौन था, ये जय भाई थे हमारे। वो कह रहा है ही टर्न क्लॉकवाइज एंड मूव्ड अप टू 4 किलोमीटर, वो क्लॉकवाइज घुमा, क्लॉक घूमती कैसे है सर, क्लॉक तो ऐसे घूमती है ना, ऐसे का मतलब राइट डायरेक्शन में बढ़ा, और कितना किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर, एंड ही टुक राइट टर्न मूव्ड अप टू 2 किलोमीटर, माने पहले यहां से 4 किलोमीटर चला, और इसके बाद इसने क्या किया, राइट टर्न लिया, राइट टर्न के बाद मतलब राइट के बाद, राइट का मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया, और 2 किलोमीटर रन किया, ठीक। इसके बाद वो कह रहा है फाइंड हिज डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्ट प्लेस, यहां से इसकी डिस्टेंस ये पता करनी है। तो अगर हम इसको यहां से कट कर दें, ये दो तो ये भी 2 किलोमीटर, तो ये कितना होगा, 3 किलोमीटर, ये 3 तो ये 4 किलोमीटर, आपसे इसकी लेंथ पूछ रहा है। अब इसमें क्या लगा देंगे आप, पाइथागोरस, ये हो गई 4 किलोमीटर, ये हो गई 3 किलोमीटर, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये कितना आएगा, 5 किलोमीटर, भाई 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, ठीक है ना। तो कितना आंसर आ गया, 5 किलोमीटर। क्लियर हो गई बात दस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, अच्छा जी, अब ये साउथ की तरफ चल रहा है, ये नीचे 5 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में चला, ठीक है।
एंड देन ही टर्न्स टू द राइट। अब जरा देखिए, डाउनवर्ड प्लस राइट का मतलब क्या लेना होगा आपको, लेफ्ट लेना होगा। एंड आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही टर्न टू द लेफ्ट। पहले तो ये 3 किलोमीटर यहां तक चला, और इसके बाद इसने क्या किया, आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही टर्न टू द लेफ्ट। अब हम देखा जाए लेफ्ट में चल रहे थे, लेफ्ट के बाद लेफ्ट लेना है, इसका मतलब डाउनवर्ड जाना है, एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, और ये नीचे 5 किलोमीटर करीबन और गया। ठीक है ना। नाउ हिज डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज, ये किस डायरेक्शन में, ये कौन सी डायरेक्शन होगी सर, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये किस डायरेक्शन में, ये साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में। डी इज द आंसर। ये किस डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य वॉक 20 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। अच्छा जी, ये नॉर्थ की तरफ 20 मीटर चला, 20 मीटर है, ठीक। एंड देन ही टर्न राइट, तो अपवर्ड प्लस राइट, एंड वॉक 30 मीटर। 30 मीटर थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 30 मीटर और बड़ा कर देते हैं, ठीक। देन ही टर्न राइट, राइट प्लस राइट का मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड वॉक 35 मीटर। ये बिल्कुल नीचे इसके लिए आया 35 मीटर, ठीक है ना। देन ही टर्न लेफ्ट, माने डाउनवर्ड प्लस लेफ्ट का मतलब राइट लेगा, एंड वॉक 15 मीटर। ये 15 मीटर यहां चला, ठीक है ना। फाइनली ही टर्न टू लेफ्ट, देखा जाए राइट पे चल रहे थे, तो अब हमें लेफ्ट का मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, एंड वॉक 15 मीटर, और ये 15 मीटर यहां आके खड़ा हो गया, यहां, ठीक है। अब वो कह रहा है इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है। सबसे पहले तो ये ईस्ट की डायरेक्शन में है, ठीक है ना, और कितनी दूर है ये पूछ रहा है। अब देखिए, ये 15, ये 15, तो ये भी 15, ये 15, ये टोटल 35 थी, तो ये 15 हुआ, और ये कितना हुआ, 20 हुआ, ठीक है ना। ये 20, ये 20, ये 30, तो ये 30 मीटर हुआ। अब देखा जाए यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 45 मीटर ईस्ट में है, 45 मीटर ईस्ट में है। बात समझ में आ गई सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। अ पर्सन वॉक्स 9 आवर्स एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। अच्छा जी, माने इसकी आपको दे रखा है, टाइम दे रखा है 9 आवर्स, और स्पीड दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर, एंड अगेन वॉक्स 6 आवर्स एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। 6 आवर्स एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक। व्हाट इज द एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड बराबर हमेशा क्या होता है, आपको मैंने पहले भी बताया, फिर बता देता हूं। एवरेज स्पीड का मतलब होता है भाई, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो पहले तो ये देखिए, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो यहां डिस्टेंस 1 कितनी होगी, 30 इंटू 9, 270 किलोमीटर। यहां डिस्टेंस कितनी होगी, 6 इंटू 40, 240 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 510 किलोमीटर। अपॉन टोटल टाइम कितना हुआ, 9 + 6, 15 आवर्स। तो डिवाइड कर दीजिए, 50 डिवाइड 510 डिवाइड बाय 50, 34 किलोमीटर पर आवर। आंसर ए। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए, ये भी एक इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है इफ द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ आवर डेटा इज 50, तो सम ऑफ ऑल 100 वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 इंटू 100 माने 5000। वो कह रहा है इफ 7 इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन देन द मीन ऑफ रिजल्टिंग डेटा इज। अरे यार, तो ये करने की जरूरत नहीं है, अगर सभी ऑब्जर्वेशन में हमने 7 जोड़ दिया, तो मीन भी 7 इंक्रीज कर जाएगा। माने पहले मीन कितना था, 50, तो अब मीन कितना होगा, 57। अब मीन कितना होगा, 57। नेक्स्ट, फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन डैश इज डिफिकल्ट टू फाइंड। कौन सा भाई,
ओपन एंड क्लासिफिकेशन 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और यहां लिख दिया 40 अबव, और यहां लिख दी फ्रीक्वेंसी। ये तो क्लास इंटरवल हो गया 3, 8, 12, 10, 6, मान लीजिए डेटा है। अब इसमें इसमें क्या मीडियन निकाला जा सकता है? हाँ, मीडियन निकाला जा सकता है, क्योंकि मीडियन किस पे बेस्ड होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे, और कहीं बीचों बीच में आएगा तो कोई मतलब ही नहीं है। क्या मॉड निकाला जा सकता है? हाँ, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन यहां लाई करेगा, मॉड भी निकाला जा सकता है। क्या मीन निकाला जा सकता है? नहीं, मीन नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि मीन के लिए सबकी मिड वैल्यू चाहिए, और इसकी लास्ट वाले क्लास की मिड वैल्यू आपको नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए कभी भी अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट नहीं किया जाता। और ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए कौन सी सेंट्रल वैल्यू बेस्ट होती है दोस्तों? मीडियन। कौन सी सेंट्रल वैल्यू बेस्ट होती है? मीडियन। मीडियन इज द मोस्ट सुटेबल सेंट्रल टेंडेंसी टू फाइंड द एवरेज ऑफ पोजिशनल एवरेज ऑफ ओपन एंड क्लासिफिकेशन। बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम 3 डिफरेंट शेयर्स 100%, 200% एंड 400% रेस्पेक्टिवली, द एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो भैया ध्यान रखिएगा, अगर एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करेगा तो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन ही कैलकुलेट किया जाएगा। अगर एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करेगा तो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन ही कैलकुलेट किया जाएगा। तो ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा? परसेंटेज हटा दे तो ये 1, 2 और 4 की होल पावर कितना हो जाएगा? 1/3। तो ये हो जाएगा 8 की पावर 1/3 का मतलब 2। ये तो आया इन तीन नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन। जैसे हमने परसेंटेज हटाया तो अपॉन 100 करा। अगर मुझे परसेंटेज लगाना होगा तो इनटू 100 करूंगा, माने आंसर कितना आ जाएगा? 200%। 200%। बात समझ में आ गई दोस्तों? क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट नेक्स्ट हो गई कहानी खत्म, हमारा सेशन हो गया कंप्लीट। और इसके बाद हमारा सेशन नंबर 3 है कॉम्बो। सेशन 1 और सेशन 2 का बहुत ध्यान सुनिएगा। इसके 50 क्वेश्चन माने दोनों सेशन के मिक्स के हम दो पार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 1 जो कि होगा 50 क्वेश्चंस का, जो कि आपको मिलेगा रिकॉर्डेड मोड पर। मैं पहले से बता के चल रहा हूं, रिकॉर्डेड मोड पे मिलेगा। और एक होगा पार्ट नंबर 2 जो कि होगा 50 क्वेश्चंस का, और जो कि आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर क्या मिलेगा? लाइव। कौन से तारीख को? 29 ऑफ नवंबर 2023। ये 29 ऑफ नवंबर 2023 को लाइव होगा। किस पे? कितने बजे सर? 5 बजे, 5 PM पर होगा। ठीक है ना? किस चैनल पे? जिस चैनल पे आप इस समय देख रहे हैं वीडियो को, उसी चैनल पे। तो बिल्कुल मिस मत करिएगा। ये सेशन अगर आप करते रहेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आप कवर करने वाले हैं। और इसमें वो क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं आप लोगों को जो कि बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना दोस्तों? तो आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हमने आपको बताया 2 सेशन मिलेंगे, एक सेशन रिकॉर्डेड मोड पे और एक सेशन आपको लाइव मिलेगा। कितने बजे? 5 बजे। कितने तारीख को? 29 ऑफ नवंबर को। तो बिल्कुल भी सेशन मिस मत करिएगा। और आज का सेशन अच्छा लगा हो तो लोगों को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, ताकि उनका भी कुछ फायदा हो सके। नालायकों, ऐसा काम ना करो कि तुम्हें सीए बनना है। दुनिया में बहुत सारे बच्चों को सीए बनना है। सबकी हेल्प करिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। टेक केयर एंड बाय बाय।